ए और बी के मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपने इससे पिछले चैप्टर में हमने किया था कि कैसे हम ये बता सकते हैं कि सिर्फ गुणांकों को देख के कि किस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, किसके क्या होंगे हमारे पास एक अद्वितीय हल होगा, किस समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा। आपने किया था। तो उसके लिए मैं थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ। a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है तो इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल यानी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। दूसरा हमने किया था कि a1/a2 अगर इक्वल टू है b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब क्या है, लाइनें क्या थी हमारे पास, जो लाइन क्या थी, पैरेलल। हाँ, इसी चैप्टर में हमने किया था, लाइन क्या है थी, पैरेलल। और लाइन पैरेलल थी तो उनका कोई भी हल नहीं था, कोई भी हल नहीं है, नहीं होगा। अगर ये कंडीशन है तो कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन हमने क्या की थी, तीसरी कंडीशन क्या थी, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसका मतलब क्या होगा, समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे, समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये आपको याद होगा कि ये कैसे हमने निकाले थे, दो समीकरण युग्म जिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या था a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। इन दो समीकरण के लिए ये डिफरेंट प्रकार की तीन हमारे पास शर्तें हैं, जिससे हम इनके गुणांकों से ही पता लगा सकते हैं किसका एक हल है और किसका नहीं है। ये हमें बड़ा काम आता है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले हम ये कंडीशन को टेस्ट कर लेते हैं, और कंडीशन को टेस्ट करने के बाद हम पहले ही बता पाएंगे कि इसका हल है या नहीं है। जिस समीकरण युग्म का हल नहीं है उसे हमें आगे सॉल्यूशन उसका करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के बेस पर हम लिख देते हैं कि इसका हल नहीं है। तो यहाँ देखें, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए और बी के मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो यहाँ पे ये देखें, a1 क्या है हमारे पास 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या होगा, c1। हाँ, यहाँ पे देखें कि इसकी जो दूसरी इक्वेशन है क्या लिखेंगे, इसको 2x प्लस 3y और -7 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो c1 क्या होगा हमारे पास -7, c1 क्या होगा -7। उसी तरह दूसरे समीकरण युग्म को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या, मैं डायरेक्ट यहीं से बना देता हूँ इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा माइनस में हो जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा ब्रैकेट और इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, यानी लेफ्ट साइड में आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ना, पूरा ब्रैकेट जो कांस्टेंट टर्म है जो इक्वल टू के राइट साइड में थी वो हमने कहाँ ले ली, लेफ्ट साइड में, और इजिकल टू 0 ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा समीकरण युग्म। ठीक है, आपको जो भी सी है उसको लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो उम्मीद है आप अच्छे से ले आएंगे इसको। अब a2 देखें, a2 की वैल्यू कितनी है, a माइनस में, और b2 क्या है, वेरी गुड, a प्लस बी, और c2 3a प्लस बी और -2। ये हमारे पास हो गया a1 b1 c1 a2 b2 और c2, जो हम किसके साथ तुलना करेंगे, इसकी जो राइट में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे तो हो जाएंगे, तो कंडीशन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या होगी, a1 क्या है, समीकरण युग्म के क्या है, अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो क्या होगा इसका मतलब, a1/a2 इजिकल टू क्या होगा, b1/b2 इजिकल टू क्या होगा, c1/c2। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें, a1 की जगह क्या रखें 2, a2 की जगह क्या रखेंगे हम a माइनस बी इजिकल टू b1 की जगह क्या रखेंगे 3, और b2 की जगह क्या रखेंगे a प्लस 20, c1 की जगह क्या रखेंगे हम -7, और c2 की जगह क्या रखेंगे -3a प्लस b -2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे देखें, हम वही वज्र गुणन विधि के बाद जहाँ पे आते थे उसी तरह का यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, किन्हीं दो को हम इक्वेट करेंगे। एक बार क्या कर लें, इस पहले वाले को हम लास्ट वाले के साथ इक्वेट कर लें, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। एक बार पहले वाली टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ इक्वेट कर दें, एक बार दूसरे वाली टर्म को लास्ट वाली के साथ हम इक्वेट कर सकते हैं, उसको उसके बराबर रख सकते हैं। तो देखें कैसे,
या हम ये ज़रूरी नहीं है कि हम बीच वाली टर्म के इक्वल भी रख सकते हैं दोनों को, है ना। तीनों आपस में इक्वल है तो हमें क्या बनाने हैं, दो पेयर ऐसे बनाने हैं जो आपस में क्या हों, इक्वल हों, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एक बार क्या लिखा, 2a माइनस बी को किसके इक्वल लिख दिया, 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2 लिख सकते हैं। दूसरा एक बार क्या लिख दिया हमने, 3a प्लस बी को किसके इक्वल लिख दिया, 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, क्रॉस, यहाँ इसकी गुणा यहाँ पे, इसकी गुणा यहाँ पे, ये उससे अलग है उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। आर पार गुणा नहीं, जो डिवाइड में होता है तो दूसरी साइड में जाके किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी यहाँ डिवाइड में है तो राइट में जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगी हमारे पास, 2 गुणा 3a प्लस बी माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 गुणा a माइनस बी, ठीक है। यहाँ भी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, 3a प्लस बी माइनस 2, और ये क्या होगा, 7a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसका और सॉल्यूशन करके हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने के प्रयास करेंगे। इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a, 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे 2b, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा, 7 की a से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 की b से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं सभी को हम कहाँ ले जाएं, लेफ़्ट साइड में, कहाँ ले जाएं, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा, ये क्या 6 a है, 7a इस साइड से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर 2b यहाँ पे है, 7b उधर से जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, यहाँ से सारे प्रस्थान हो गए लेफ्ट में, तो ये क्या बन जाएगा, 0, क्या बनेगा हमारे पास, ये 0। ओके, अब देखें ये 6a आपके पास प्लस के हैं और 7a माइनस के हैं, तो कौन से ज़्यादा हैं, माइनस के, कितने ज़्यादा हैं, 1। अब 2 भी प्लस के हैं और 7 भी आपके पास प्लस के हैं, तो कितने हो गए, 9b, कितने हो गए आपके पास, 9b, और माइनस 4 इजिकल टू क्या है, 0। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 3, इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपके पास, 3। अब उसी तरह हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा क्या होगा, 9, 9a प्लस में 3b और माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7a प्लस 7b। इनको भी लेफ्ट में ले आए, क्या होगा, 9a हमारे पास प्लस का है, 7a इधर जाएगा तो माइनस का होगा, फिर प्लस भी 3b एज इट इज़ लिखा, 7b को लेके आए तो माइनस का, तो माइनस 6, सारे लेफ्ट में आ गए, तो क्या बचा राइट में हमारे पास, 0, राइट में क्या बचा, 0। अब देखें 9a माइनस 7a कितना बचेगा, 9a में से 7a गया, 2। अब देखें 3 भी प्लस का है और 7 भी माइनस का है, कौन से ज़्यादा है, माइनस के, कितने ज़्यादा हैं, 4, वेरी गुड, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ तक का जो हमने काम किया है, यहाँ तक का हमने जो पहली एक्सरसाइज में काम किया था, पहली में तो ग्राफीय विधि से निरूपण किया था, दूसरी में हमने किया था जब हमने ये जाना था कि कैसे हम गुणांकों से ये जान सकते हैं कि कौन से रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल है। तो हमने 3 कंडीशन यहाँ पे, अद्वितीय हल की कोई भी हल नहीं होगा और अनंत अनेक हल होंगे, तो 3 कंडीशन है। हमने दिए हुए समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाला, और हमने दी गई कंडीशन में जिसके अनंत अनेक हल वाली कंडीशन में उनको रख दिया। रखने के बाद हमने क्या किया, एक बार इस 2a माइनस बी को इसके साथ इक्वेट कर दिया, एक बार इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, 2 समीकरण यहाँ पे हमें मिलते हैं। कितने समीकरण, 2 समीकरण मिलते हैं। अब 2 समीकरण से हमें मिला समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई किसी का डाउट है तो बताएं, किसी को डाउट है, नहीं है। अब हमने क्या मान निकालना है, a और b का क्या मान पूछा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, a और b का मान पूछा हुआ है। तो अब यहाँ से इसको हम, ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाता है, 9b माइनस 4, ये क्वेश्चन वैसा ही हो जाता है जैसा हम दूसरे क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, -4b और -6, ये क्या है, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक 2 समीकरण तक हम यहाँ पे पहुँच गए। और ये समीकरण पे पहुँचने के बाद हमने क्या किया, हाँ बेटा, हमारी, हाँ हमारी एक्सरसाइज उसमें है वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण का हल करना। कौन सा है, वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण का हल करना। तो हम वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण है जिसमें चर क्या है आपके पास, a और b, और वहाँ पहले समीकरण में आपके पास क्या होते थे चर, x और y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की जगह a b और 1। ठीक है, a b और 1। अब हम कौन सी टर्म से शुरू करेंगे, यहाँ से, कौन सी से शुरू करेंगे, यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, 9
-4, उससे आगे क्या होगा -4 और -6, उससे आगे क्या होगा -1 और 2, अगेन क्या आएगा 9 और -4। ठीक है, अब ऊपर से जाएंगे नीचे, ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपका क्या रहेगा प्लस, ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाएगी तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा माइनस। अगेन क्या लिखेंगे, ये ए अपॉन यहाँ पे क्या होगा इजिकल टू बी अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन क्या लिखेंगे, नौ छिका चुम्बन, माइनस का क्या होगा चुम्बन, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या होगा -4 के -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 16 इजिकल टू बी अपॉन -4 को 2 से करेंगे तो क्या होगा -8, फिर माइनस लगाएंगे, अब -6 की 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस का 6, ओके इज इक्वल टू ये क्या है 1 अपॉन में -1 की -4 से करेंगे तो 4, माइनस 2 की 9 से करेंगे तो कितना होगा 18, ये क्या होगा ए अपॉन में कितना हो गया आपके पास माइनस के 54 है और माइनस के 16 है तो कितने बच गए, माइनस के कितने हो गए माइनस के 70, वेरी गुड, इज इक्वल टू बी अपॉन में माइनस का 8 और माइनस का 6 कितने होंगे 1 अपॉन 4 और माइनस का 18 -14, वेरी गुड, माइनस के 14। तो अब वही वही सेम हम यूज़ करेंगे क्या कि एक बार इसकी वैल्यू किसके ऊपर रखेंगे 1 अपॉन -14 के, एक बार b अपॉन -14 की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे 1 अपॉन -14, तो यहाँ देखें a की वैल्यू क्या आ जाएगी -70 बटे -14 कितना हो गया 5, a की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5, यहाँ भी क्या रखेंगे ये साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या होगा -14 अपॉन -14, तो b की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, b की वैल्यू क्या हुई 1, तो हमारे पास आंसर आया a की वैल्यू हमारे पास 5 आई और b की वैल्यू क्या आई a 5 और b इक्वल टू 1 हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो देखें क्या किया हमने, पहले हमने कंडीशन से दो समीकरण बनाए, दी गई कंडीशन से हमने क्या है दो समीकरण बनाए, और समीकरण बनने के बाद हमने दोनों का वज्र गुणन विधि से क्या किया यहाँ पे हल किया, समीकरण का हल किया, और समीकरण के हल में हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, वज्र गुणन विधि से हमने इसका हल किया। ओके, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो पहले देखें, अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड का समीकरण युग्म दिया हुआ है यानी a1x b1y प्लस में क्या होगा c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस में क्या होगा b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, ये हमारे पास दो समीकरण युग्म है और इसमें कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है a1/a2 हाँ इजिकल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा c1, ये हमारे पास है कोई हल नहीं, किसकी कंडीशन है कोई हल नहीं, और ये लाइनें क्या होंगी, ये लाइनें क्या होंगी समांतर एक दूसरे के पैरेलल होंगी और आपस में कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो ये देखो कोई हल नहीं, तो देखें यहाँ पे a1 क्या है हमारे पास, पहले तो इसको स्टैंडर्ड में लिख लो, स्टैंडर्ड में लिखोगे तो क्या आ जाएगा ये 3x प्लस वाई और -1 इजिकल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड को स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे 2k - 1x और प्लस में क्या होगा k - 1y और माइनस में ब्रैकेट ले आना क्योंकि दोनों माइनस के हो जाएंगे ना, ये 2k + 1 दोनों के दोनों को ब्रैकेट में पहले बांध के हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो एक ही निशान से हमारा काम चल जाएगा माइनस में। ओके इजिकल टू 0, ये हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखें a1 क्या है हमारे पास, a1 3 है और b1 हमारे पास 1 है और c1 भी क्या है हमारे पास -1 है। अब देखें a2 क्या है, a2 क्या है हमारे पास x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है 2k - 1, b2 क्या है k - 1 और c2 हमारे पास क्या है C2 हमारे पास है -2k + 1। ओके ये हमारे पास C2 है, तो हमारे पास क्या है समीकरण युग्म का क्या है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो क्या लिखेंगे a1/a2, ये एक बार फार्मूला लिख भी देना चाहिए, वैसे मैंने लिख रखा है a1/a2 इजिकल टू क्या है b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा c1/c2, नॉट इक्वल टू बराबर क्या होगा c1/c2। तो a1 हमारे पास क्या है 3 है, a2 हमारे पास है 2k - 1, अब b1 हमारे पास क्या है 1 और b2 क्या है k - 1, अब c2 हमारे पास है क्या है c2 ना c1 -1 और c2 क्या है
2k जमा 1। ओके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट है। तो ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू। तो अब देखें यहाँ पे आप दो तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, दो तरह से। एक तो हम ये निकाल सकते हैं k का मान क्या है, और एक ये निकाल सकते हैं k का मान क्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, k का मान क्या है, तो उसमें हम कौन से दो को कंपेयर करेंगे, कौन से दो को कंपेयर करेंगे, ये दो। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या है, फर्स्ट वाले दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन यहाँ से बना लेना, क्या होगा, 2k-1 बराबर है क्या है, 1/k-1। तो इनकी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k-1 बराबर क्या होगा, 1, 2k-1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2k-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k-1। अब यहाँ पे देखें, क्या हम यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं, ये 3k है भैया, 3k है। ये यहाँ पे 3 है बेटा, 3 है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये 3 है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 3 के, ये क्या हो जाएगा, 3k-3। हाँ, 3k-3। तो 2k को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या होगा, 3k-2k बराबर है, ये क्या होगा, -1, और 3 राइट में से आगे क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बना, 3k में से 2 कहेंगे तो ये आपके पास k, और यहाँ पे क्या बचा 2। k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2। ठीक है, तो ये क्या है, k का मान जो 2 है, 2 के लिए हमारे पास ये जो समीकरण युग्म है उसके क्या है, उसका कोई भी हल नहीं है। 2 के लिए क्या है, कोई भी हल नहीं है। तो देखें क्या ये शर्त पूरी होती है कि नहीं होती, देखें एक बार। इसके लिए क्या होना चाहिए, k का मान, यानी ये होना चाहिए ना, 3 क्या है 2k-1, ये क्या होना चाहिए k-1, और बराबर नहीं होना चाहिए 1/2k+1 के। तो देखें k का मान यहाँ पे 2 पुट करें, क्या पुट करें, 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 × 2 - 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1। यहाँ पे देखें बराबर नहीं है, 1 में क्या होगा, 2 × 2 + 1। तो देखें ये क्या होगा, 3 में, यहाँ पे 4 - 1 क्या होगा, 3, 4, 1 सेकेंड होल्ड। यहाँ पे हमें क्या होगा 3/3, और यहाँ पे देखें 1, ये क्या हो गया 1/1, और नॉट इक्वल टू क्या हो गया 1/5। तो ये क्या है 1/1 इज इक्वल टू क्या है 1/1, और नॉट इक्वल टू क्या होगा 1/5। तो k की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये शर्त हमारी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ये शर्त हमारी पूरी हो जाती है, और ये शर्त पूरी होने का मतलब क्या है कि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। ठीक है, ओके बेटा। तो k की वैल्यू आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक ही करना है, k की वैल्यू निकालनी है, k इज इक्वल टू 2। एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पहले भी बताया था, तो भिन्न जब होती है तो उसमें 2 भाग होते हैं, एक अंश होता है, एक क्या होता है, हर होता है। तो माना भिन्न का अंश क्या माने भाई, अंश क्या माने x, और भिन्न का हर क्या माने y। तो भिन्न क्या बन जाएगी, x/y। अब पहली शर्तानुसार क्या है, पहली शर्तानुसार क्या है, पहली शर्त क्या है कि भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश x है और हर क्या है y। इसके अंश से क्या घटा दिया हमने, 1 घटाया जाता है, घटा दिया, तो क्या हो जाती है 1/3। क्या हो जाती है 1/3। तो इसको आर पार गुणा करो तो क्या होगा 3x - 1, और ये क्या होगा y की 1 से गुणा करो तो 3x - 3 बराबर क्या होगा y को लेफ्ट में ले आओ तो 3x - y - 3 बराबर है 0। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, हमारे को क्या गिवन है, दूसरी शर्तानुसार ये क्या है, हाँ, अगर जब उसके और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो ये x और अपन y ऊपर अंश से नीचे हर है, हर में क्या जोड़ दें हम 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा वो 1/4। तो यहाँ भी आर पार गुणा करें तो क्या हो जाएगा 4x बराबर है, इसकी से गुणा करेंगे तो क्या होगा y जमा 8, एक की गुणा करेंगे तो सेम रहेगा। 4x, y को हम लेफ्ट में ले आए, x को भी हम लेफ्ट में ले आए,
दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। अब क्या करेंगे इसको अगेन दोनों को लिख लेते हैं हम 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर क्या है 0, ये 2। अब अगेन हम वज्र गुणन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा क्या हो जाएगा, वज्र गुणन विधि क्या कहती है कि पहले क्या लिखो यहाँ पे x, फिर क्या लिखो y, और फिर क्या लिखो 1। अब किसके कोफिशिएंट को हम ले आए पहले, ये कोफिशिएंट, ये यहाँ के y के कोफिशिएंट क्या आ गए, -1 -1, ठीक है, -1 -1। उसके बाद क्या होगी -3 -8, उसके बाद क्या होगा 3 4, अगेन क्या होगा -1 -1, ठीक है। हाँ, ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आएंगे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव, साथ में क्या लगाएंगे हम नेगेटिव। तो क्या लिखें इसके बाद, सबसे आसान मेथड है वज्र गुणन वाला, x अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे y अपॉन, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन, बीच में क्या होगा इक्वल टू का साइन, -1 की -8 से गुणा करेंगे तो 8, -1 की 3 से करेंगे तो 3, ठीक है, इसे करेंगे तो 3। अब अगेन देखें y की -3 और 4 से करेंगे कितना होगा -12, बीच में माइनस का साइन, 8 दिया 24, माइनस के 24, अगेन 3 की 1 से करेंगे तो -3 माइनस, और 4 की -1 से करेंगे तो -4, ठीक है। तो क्या हो गया x अपॉन में क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे क्या बचा 5, यहाँ पे y अपॉन में क्या बचा, माइनस का 12 है और 12, ये प्लस का 24 हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लें कोई ना, ये क्या होगा -3 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो फिर क्या बना हमारे पास, ये x अपॉन 5 y अपॉन 12, y अपॉन प्लस का 12 बचेगा, ये क्या होगा 1 अपॉन 1। अब अगेन क्या करेंगे, इसको 2 बार में लिखेंगे, किसमें 2 टाइम में। 2 टाइम कैसे, एक बार क्या लिखें, एक बार क्या हो जाएगा हमारे पास x अपॉन में 5 को किसके बराबर रखें 1/1 के, और एक बार y अपॉन 12 को किसके रखें 1/1 के, ठीक है। तो यहाँ से x का मान 5 इस साइड में आके गुणा में हो जाएगा, क्या होगा 5/1, इसको हम 5 लिख सकते हैं, ये 12 इस साइड गुणा हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 12/1 यानी 12। तो x का मान 5 आया और y का मान आया 12, तो भिन्न क्या बनी हमारे पास x/y, x का मान 5 और y का मान 12, ये हमें भिन्न प्राप्त होती है, ठीक है। x का मान 5 और y का मान 12। तो उत्तर की पड़ताल के लिए आपको ये एक शर्त लगा के देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर की पड़ताल के लिए आप कोई भी एक शर्त लगा के देख सकते हैं। पहली शर्त में क्या था कि इसमें से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है, तो पहले हम इसमें से 1 घटा के देखें, वैसे कर रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है, इसमें से क्या घटा के देखें 1 घटा के देखें। तो 1 घटा के देखने से क्या होगा 4/12 क्या होगी 1/3 होगी ना, 1/3 अंश में से 1 घटाने पर 1/3। तो ऐसे आप उत्तर की पड़ताल कर सकते हैं, आप जांच सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है बेटा।